नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुआ क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईबीपीएस एएफओ में एग्रोनॉमी का लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसमें आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं राइस के बारे में। राइस से रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं इस एग्जाम में, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सबके बारे में डिटेल में डिस्कशन इस लेक्चर में किया जाएगा। मैं पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स लॉन्च कर रखा है, जो भी आपको मात्र 1000 रुपये में मिलेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, इस कोर्स में आपको यहाँ पर जो ढेर सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, ये सभी सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक अच्छे से इसकी तैयारी कराई जाएगी। और साथ में जो भी लेक्चर आपको पढ़ाया जाएगा, हर लेक्चर का आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसकी मदद से आपको फिर बाद में आगे चलकर अच्छे से पढ़ने को, इसके रिवाइज करने में मदद मिलने वाली है। इसकी बात करूं तो ये जो कोर्स है, कोर्स को इस तरीके से बनाया गया है कि कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट के वैकेंसी का वनडे एग्जाम हो या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के वैकेंसी का वनडे एग्जाम, अगर उसमें बीएससी एग्रीकल्चर मांगा जा रहा है और एग्रीकल्चर एज ए सब्जेक्ट उसमें आ रहा है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं, तो आपका ये जो कोर्स होने वाला है बिल्कुल अल्टीमेट कोर्स होने वाला है। बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा, सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। इसको पढ़ने के बाद ना तो आपको कहीं और से कोई किताब खरीदनी पड़ेगी, ना कोई और कहीं से अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा। पूरा एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपये का पेमेंट करके इसको आप खरीद सकते हैं, जिसमें आपको लगभग 600 घंटे से ज़्यादा की क्लास मिलने वाली है। और ये पूरा का पूरा 1 साल का कोर्स होने वाला है। बोले तो 1 साल में इसको पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया जाएगा आपको। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है इस कोर्स को मैंने लॉन्च किए हुए। इसके बाद अगर मैं बताऊँ इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पर आप चाहे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हो और चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कोर्स से रिलेटेड जितने भी आपको जानकारी चाहिए वो सब आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। चलिए अपने टॉपिक और वापस आते हैं। जैसे कि टॉपिक था, हम राइस के बारे में पढ़ने वाले थे, तो राइस के बारे में हम देखते हैं। तो राइस हमारा इस तरीके से होता है, एक खरीफ सीजन की फसल होती है जिसको हम ज़्यादातर खरीफ सीजन में उगाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है किस रीजन की फसल है, तो आपको खरीफ ही लगाना है। वैसे इसको तो हम ग्रो करने को तीनों सीजन में करते हैं, खरीफ, रबी और जायद में ही कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली ये होती कैसी है, बेसिकली ये खरीफ सीजन की फसल होती है। इसके बोटेनिकल नेम की बात करें तो इसका बोटेनिकल नेम जो होता है वो ओराइजस सटाइवा होता है, और इसकी जो फैमिली होती है वो पोएसी होती है, जिसको हम ग्रेमनी फैमिली को बोलते हैं। ये घास की फैमिली होती है। बात करते हैं इसका ग्रॉस क्रॉप एरिया कितना है, तो ग्रॉस क्रॉप एरिया लगभग ये 23.3% ऑफ ग्रॉस क्रॉप एरिया ये ऑक्युपाई करता है इंडिया में। बोले तो अगर इंडिया में 100 हेक्टेयर पर खेती हो रही है तो उसमें से लगभग 23.3% एरिया में आपके राइस की खेती हो रही है। इसके साथ साथ लगभग 43% जितना भी फूड ग्रेन हम प्रोड्यूस करते हैं, बोले तो अनाज प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें आपका धान आता है, गेहूं आता है, मक्का आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, मिलेट्स आते हैं, ढेर सारी चीजें हैं। उनमें अगर आप सबको इंक्लूड करो तो उसमें लगभग आपका 43% केवल और केवल आपका राइस का कल्टीवेशन होता है। यानी कि राइस का जो प्रोडक्शन है वो लगभग 43% है टोटल फूड ग्रेन में। ठीक, अनाज वाली फसलों में 43% तो राइस पे खेती होती है और इसी के आसपास में आपकी गेहूं की खेती होती है। तो ये दोनों मिला के लगभग 80 से 85% तो यही दोनों पूरा कर देते हैं। उसके बाद जो 15% बच रहा है, 12-15%, उसमें दुनिया भर की जो मिलेट्स हैं वो सभी चीज़ें इसमें आती। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये 46% ऑफ द टोटल सीरियल प्रोडक्शन, जो टोटल सीरियल प्रोडक्शन हम करते हैं उसमें लगभग 46% तो केवल और केवल राइस का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। बोले तो इतना अब आप समझ सकते हो कि टोटल जो ग्रॉस क्रॉप एरिया है 23.5% के आसपास, और टोटल जो ग्रेन प्रोडक्शन है उसमें 43%, और टोटल जो सीरियल प्रोडक्शन है उसमें 46% का योगदान होता है राइस में। राइस वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल फूड ऑफ इंडिया एज वेल एज द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में और इसके साथ साथ इंडिया में जो राइस है वो एक बहुत ही स्टेपल फूड होता है, जिसको हर देश में खाया जाता है अलग अलग तरीके से। जैसे यहाँ पर चावल चावल के रूप में खाया जाता है, चावल बोले तो भात बना के खाते हैं या उपमा बना के खाते हैं, और तमाम तरीके की चीज़ इससे बना के खाया जाता है। उसी तरीके से पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से इसको राइस को खाया जाता है, इसको कंज्यूम किया जाता है। बात करते हैं इसके स्पेसीज की, तो टोटल हमारे पास 54 स्पेसीज होती हैं। जैसे कि ओराइजा जो सटाइवा है ये भी एक तरीके की स्पेसीज है। तो इस तरीके से हमारे पास जो ओराइजा जो जीनस है, इस जीनस में लगभग 24 स्पेसीज है, जिसमें से केवल 2 स्पेसीज की हम लोग खेती करते हैं। एक तो है ओराइजा सटाइवा और एक है ओराइजा व ग्लेवेरिमा। तो ओराइजा जो सटाइवा है वो इंडिया में ग्रो किया जाता है, इसके साथ साथ पूरी दुनिया में ग्रो किया जाता है।
लेकिन ओराइजा ग्लेबेरिमा जो है, ओराइजा ग्लेबेरिमा जो स्पीसीज है, ये ग्लेबेरिमा, ये स्पीसीज ज़्यादातर अफ्रीका में ग्रो करी जाती है। इसके साथ साथ क्योंकि अब 2 तो हमने ग्रो कर लिया, तो 24 में से 2 निकल गया, तो हमारा 22 बचा। 22 जो स्पीसीज हैं ओराइजा की, वो सभी के सभी वाइल्ड हैं, बोले तो जंगली हैं। इनकी हम खेती नहीं करते हैं, इनको केवल रिसर्च पर्पज से कई बार नई नई वेराइटीज डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है ज़्यादातर। बाकी इसको कल्टीवेशन, कमर्शियल वे में कल्टीवेशन इसका नहीं किया जाता है। ओराइजा सेटाइवा की अगर हम इवोल्यूशन की बात करें, तो ओराइजा व निबोरा, बहुत काल पहले ओराइजा निबोरा नाम की एक स्पीसीज हुआ करती थी राइस की। उसी राइस की मदद से फिर आगे चलकर ये जो इस समय ओराइजा सेटाइवा या ओराइजा ग्लेबेरिमा आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका जो नेटिव है, बोले तो इवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ओराइजा व ओराइजा निबोरा से इसका जो इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। और जो हम वर्तमान में देखते हैं ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा वगैरह, ओराइजा ग्लेबेरिमा, इन दोनों का जो पेरेंट था वो ओराइजा निबोरा हुआ करता था। क्रोमोसोम नंबर की बात करें, तो जो राइस की क्रॉप हमारी होती है वो डिप्लॉयड होती है और इसके अंदर 24 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं तो इसके न्यूट्रिशनल कंटेंट की बात करें और वेराइटल टाइप की, जैसे ओराइजा जो सेटाइवा है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अगर इसके न्यूट्रिशनल कंपोजिशन की बात करें, तो हमारा जो राइस होता है, राइस के अंदर लगभग लगभग 70% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और 6 से 7% के आसपास ही इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। 6 से 7% ही प्रोटीन आपके ओराइजा में पाया जाता है, बोले तो राइस में पाया जाता है। और राइस की जो प्रोटीन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओराइजिन बोलते हैं। गेहूं की प्रोटीन को ग्लूटीन बोलते हैं, मेज की प्रोटीन को जीन बोलते हैं। इस तरीके की अलग अलग क्रॉप की अलग अलग प्रोटीन होती है। तो ओराइजिन जो होता है ये हमारा राइस का प्रोटीन होता है। ओराइजा सेटाइवा से ही ओराइजिन बना है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ओराइजा जो सेटाइवा है, इसकी 3 वेराइटल टाइप होते हैं। एक तो इंडिका होता है, एक जपोनिका होता है, एक जवानिका होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इंडिका है, ये जवानिका है, ये जपोनिका है। ये जपोनिका का राइस होता है काफी मोटा सा, काफी मोटा सा और छोटा सा होता है। इंडिका काफी पतला सा और पतला सा और छोटा सा होता है, जबकि जवानिका का अगर आप देखोगे तो पतला सा और लंबा सा होता है। इस तरीके का आपको देखने को इसके ग्रेन मिलते हैं। इंडिका जो वैरायटी है पार्टिकुलरली इंडिया में ग्रो की जाती है और ये एक तरीके की ट्रॉपिकल क्रॉप होती है। ट्रॉपिकल राइस उसको कहा जाता है। जो जापानिका जो हमारी स्पीसीज है, तो जापानिका जो है वो जापान में ज़्यादातर ग्रो की जाती है। नाम से पता चल रहा है जापानिका और जापान, ये एक तरीके की सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स होती है। ये सब ट्रॉपिकल कंडीशन में ग्रो किया जाता है और इसकी जो लॉजिंग कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट करती है। बोले तो इसमें जो ये लॉजिंग वाली समस्या होती है, जो ज़मीन में गिर जाता है धान, ये इसमें नहीं होता है जापानिका में। इसके साथ साथ हमारा जवानिका है जो कि ज़्यादातर इंडोनेशिया में ग्रो किया जाता है और ये एक तरीके का वाइल्ड टाइप का कंसिडर किया जाता है। आपको ये जो यहाँ पर जो जवानिका दिखा रहा है, ये जवानिका जो है, इसको हम एक तरीके से जंगली राइस भी इसको कह सकते हैं। इस तरीके से इसको कंसिडर किया जाता है। तो इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है, 70%। प्रोटीन 6 से 7%। प्रोटीन का नाम ओराइजिन। इंडिया में कौन सा ग्रो किया जाता है, इंडिका। ये कैसा होता है, ट्रॉपिकल होता है। जापान में कौन सा किया जाता है, जापानिका। ये कैसा होता है, सब ट्रॉपिकल होता है। ये लॉजिंग के प्रति रेजिस्टेंट होता है, बोले तो ये जमीन पर गिरता नहीं है आंधी आने पर। जवानिका की बात करें तो इसको ज़्यादातर इंडोनेशिया में ग्रो किया जाता है और ये एक वाइल्ड टाइप की राइस वैरायटी को कंसिडर किया जाता है इसको। आगे बात करते हैं इसका इन्फ्लोरेसेंस की। तो जो राइस का इन्फ्लोरेसेंस होता है, यहाँ पर ये जो बालियाँ आपको दिख रही हैं जिसको पुष्पक्रम कहते हैं, तो राइस का जो पुष्पक्रम होता है वो कैसा होता है, फेनिकल होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से यहाँ पर आपको ये फेनिकल दिख रहे हैं। इसमें ईच फ्लावर इन द फेनिकल टिपिकली हैज 6 स्टेमन। एक फ्लावर जो होता है, यानी कि आप इसमें ध्यान ध्यान से देखोगे तो इसमें जो पेनिकल निकला हुआ है, तो इसमें ढेर सारे फ्लावर होते हैं। जैसे ये एक जो यहाँ पर आपको धान दिख रहे हैं, ये एक एक फ्लावर हुआ करता था। तो इसके फ्लावर में आपको कितने मिलेंगे, इस तरीके से इसमें 6 स्टेमन देखने को मिलते हैं। 6 स्टेमन बोले तो 6 मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और बीच में इसमें एक स्टिग्मा या स्टाइल होता है जो कि फीमेल पार्ट होता है। तो 6 इसमें मेल पार्ट होते हैं और एक फीमेल पार्ट होता है, जिससे फिर आगे चलकर एक दाना धान का बनता है। हल की बात करते हैं तो जो सबसे ऊपर की कवर होती है, यहाँ पर जो आपको छिलका दिख रहा है धान का, जो हल्का से ब्राउन कलर का होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम हल बोलते हैं। और हल जो होता है ये 2 तरीके की कवरिंग होती है। एक तो आप धान को आप जब देखेंगे तो यहाँ से आपका धान जो अलग हुआ होता है, बोले तो इसमें 2 कवर होता है। एक कवर ये वाला है इधर वाला, और दूसरा कवर इधर वाला होता है। तो जो इधर वाला कवर होता है, जो थोड़ा सा बड़ा होता है, जो बाहर की तरफ होता है, वो क्या होता है, उसको लेमा बोलते हैं। और जो अंदर को होता है, इसको क्या बोलते हैं, पेलिया बोलते हैं। जैसे
जब आप धान के 2 कवर को देखोगे तो आपका धान के दोनों कवर इस तरीके से दिखेंगे। तो ये जो बाहर वाला पार्ट ये दिख रहा है, यहाँ से देखो ये बाहर है, ये दोनों बाहर है। तो आपको जो बाहर वाला दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, बाहर वाले को हम लेमा बोलते हैं, और अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम पेलिया बोलते हैं। तो पेलिया जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, और जो लेमा होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लेमा और पेलिया बोलते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्टेम की बात करें तो इसका जो स्टेम होता है राइस का, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये स्टेम, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम काल्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काल्म बोलते हैं। इसके पॉलिनेशन की बात करें तो राइस जो हमारी है वो एक तरीके की सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी है। अगर इसमें सर्टिफाइड सीड हमको ग्रो करना है तो इसका आइसोलेशन डिस्टेंस 3 मीटर होता है, और उससे करना है तो 6 मीटर से 10 मीटर तक इसका आइसोलेशन डिस्टेंस, अगर फाउंडेशन सीड हमको ग्रो करना है तो। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोटो पीरियोडिज्म की बात करें तो राइस की जो हमारी क्रॉप होती है वो शॉर्ट डे प्लांट होती है। बोले तो इसको दिन भर में 8 घंटे से कम की, यानी कि 5 से 8 घंटे की अगर इसको सनलाइट मिल जाए तो इतना इनफ होता है इसके प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इसका फ्लावर जो होता है वो डे लेंथ और शॉर्टर लेंथ के लिए क्रिटिकल होता है। बोले तो शॉर्ट ड्यूरेशन अगर इसको मिलेगी तो अच्छे से ये ग्रो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडिया में अगर हम बात करें राइस कहाँ कहाँ पर ग्रो किया जाता है, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, नॉर्दर्न रीजन है, वेस्टर्न रीजन है, साउदर्न रीजन है। बोले तो आपको पूरे भारत में ये ग्रो होने को मिलता है। और सबसे कम अगर हम देखें तो सबसे कम ये ग्रो होने को मिलता है अपना जो राजस्थान है। राजस्थान के कुछ एरिया में केवल ग्रो किया जाता है, बाकी पूरे भारत में राइस की खेती करी जाती है, चाहे थोड़ी ही मात्रा में करी जाती है, लेकिन राइस की खेती पूरे भारत में की जाती है। क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो हमारे जो राइस की क्रॉप होती है थोड़ा सा हॉट और ह्यूमिड जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है इसको प्रेफर करता है। कहने का मतलब ये है कि जो धूप होती है वो धूप हो, थोड़ी सी उमस हो, और ह्यूमिडिटी ज्यादा हो। ठीक, क्योंकि बरसात के समय में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो टेम्परेचर भी ज्यादा हो और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा हो, तो ये कंडीशन बहुत ही अच्छा माना जाता है राइस की ग्रोथ के लिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो राइस एक अच्छे तरीके से ग्रो हो पाए तो उसके लिए ऑप्टिमम जो टेम्परेचर चाहिए वो आपको 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। रेनफॉल की बात करें तो लगभग ये 100 से लेके 150 सेंटीमीटर है। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मिलीमीटर से लेके 1500 मिलीमीटर जो बरसात होती है ये इसके ग्रोइंग पीरियड में चाहिए होता है। इतना अगर बरसात इसको मिल रही है तो ऐसे एरिया में आप धान की खेती आराम से कर सकते हो। मल्टीपल सीजन की बात करें तो ड्यू टू रिलेटिवली यूनिफॉर्म टेम्परेचर राइस इज ग्रोन इन थ्री डिस्टिंक्ट सीजन, जैसे ईस्टर्न एंड पेनिनसुलर इंडिया। जो पेनिनसुलर इंडिया होते हैं बोला तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और ये जो चीजें हैं वहां पर, और इसके साथ साथ जो ईस्टर्न पार्ट है यानी कि जो हमारा सेवन सिस्टर वाला पार्ट है वहां पर, पूर्वी जो हमारा भारत है और पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पर जो तीनों सीजन में राइस की खेती करी जाती है। सॉइल की बात करें तो राइस के क्रॉप के लिए क्ले लोम सॉइल जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो। क्योंकि राइस जब खेत में ग्रो हो रहा होता है तो इसके थ्रू आउट द सीजन अगर इसमें 5 सेंटीमीटर वाटर स्टैंडिंग की कंडीशन पाई जाए, वाटर लॉगिंग की कंडीशन पाई जाए 5 सेंटीमीटर, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है राइस के क्रॉप के ग्रो होने के लिए। सॉइल पीएच की बात करें तो स्लाइटली एसिडिक सॉइल, बोले तो 4 से 6 पीएच वाली जो सॉइल रहती है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। स्लाइटली एसिडिक कंडीशन की जो सॉइल होती है ये आपके राइस की खेती के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। प्लांटिंग स्पेसिंग की बात करें तो राइस की जब हम प्लांटिंग करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो इसका जो रो टू रो डिस्टेंस रखते हैं वो 20 सेंटीमीटर के आसपास रखते हैं, और प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस रखते हैं वो 10 सेंटीमीटर रखते हैं। बोले तो 20 गुणे 10 सेंटीमीटर इसकी हम प्लांटिंग करते हैं। ये 3 सीजन में ग्रो किया जाता है इंडिया में, जैसा अभी मैंने बताया। तो एक तो सीजन होता है आंसू, दूसरा होता है अमन, और तीसरा होता है बोरो। आंसू जो सीजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आंसू सीजन को हम अटमन सीजन भी बोलते हैं, और ये प्री खरीफ सीजन होता है। इसके साथ साथ हमारा अगहनी होता है जिसको हम खरीफ सीजन बोलते हैं, और बोरो होता है जिसको हम समर या फिर स्प्रिंग बोलते हैं। तो आपको ये जो प्री खरीफ है इसको हम थोड़ा थोड़ा सा मान सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम मान सकते हैं जायद में। इसको जायद में कहा जा सकता है, कहते नहीं है क्योंकि प्री खरीफ है। जायद की जो हमारी फसलें होती हैं वो मार्च में बुआई होती है इनकी, लेकिन यहाँ पर ये अप्रैल में बुआई हो रही, तो इस वजह से इसका सोइंग टाइम थोड़ा सा डिफर करता है। तो जायद में कंसीडर कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको प्री खरीफ कहना ज्यादा उचित होता है। इसकी जो सोइंग होती है वो आपकी अप्रैल मई में होती है। आपको याद कैसे करना है, आंसू अमन बोरो, अप्रैल मई जून जुलाई और जनवरी फरवरी। क्या, अप्रैल मई जून जुलाई जनवरी फरवरी, अप्रैल मई जून जुलाई जनवरी फरवरी, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई ये 4 महीने तो आपको एक साथ मान लो, और इधर जनवरी फरवरी जब साल स्टार्ट होगा तब आप बो दो। और इसको कैसे याद करोगे, आंसू अमन बोरो, आंसू अमन बोरो। ठीक,
अब ये अमन जो होता है इसको आसू जो सीजन होता है इसको ऑटमन सीजन भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ये प्री खरीफ होता है और ये खरीफ होता है और इसको समर सीजन या फिर स्प्रिंग सीजन बोलते हैं। आंसू जो हमारा राइस होता है इसकी जो सोइंग करते हैं वो अप्रैल मई में करते हैं, हार्वेस्टिंग इसकी अगस्त और सितंबर के महीने में करते हैं। अमन या खरीफ या अगहनी जो होता है इसकी जो सोइंग होती है वो जून जुलाई के महीने में होती है और हार्वेस्टिंग इसकी जो होती है वो अक्टूबर में इसकी हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। भारत में ज़्यादातर यही जो यूपी बिहार वाला जो रीजन है उसमें ज़्यादातर ये अमन राइस ग्रो किया जाता है। तो कई बार ये खरीफ की जगह पे इसको थोड़ा टफ करने के लिए अगहन बोल देते हैं, अगहनी, या फिर इसको थोड़ा सा बोल देते हैं अमन सीजन। तो भारत में ज़्यादातर जो नॉर्थ इंडियन रीजन है यानी कि गंगा और जमुना का जो पछाड़ी मैदान है इस वाले मैदान में ज़्यादातर खरीफ सीजन में करते हैं बोले तो अमन वाली राइस को ज़्यादातर कल्टीवेट किया जाता है। बोरो जो राइस है इसका जो सोइंग टाइम होता है वो जनवरी फरवरी होता है और इसकी हार्वेस्टिंग कब करते हैं? अप्रैल और मई के सीजन में इसकी हार्वेस्टिंग अप्रैल और मई के मंथ में इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। राइस की प्रोसेसिंग की बात करें और की मैरिक्स की बात करें तो एक होता है ब्राउन राइस, जिस तरीके से आपको दिखता है ये थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन कलर का होता है। एक तो होता है व्हाइट राइस, जब इसको आप इसकी राइस को देखोगे तो ये सफेद सा रहता है, लेकिन ये वाला आपको ब्राउन राइस दिख रहा होगा। इस तरीके से होता है जिसको हम डीहस्क्ड या अनहस्क्ड राइस जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ब्राउन कलर का आपको राइस यहाँ पर दिख रहा है। तो ब्राउन कलर का जो राइस होता है इसके अंदर, हाँ, तो ये ब्राउन कलर का राइस आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आता है मिलिंग परसेंटेज। तो मिलिंग परसेंट कितना होता है? लगभग 50 से 55% होता है। ध्यान से समझना, एक तो होता है यहाँ पर हस्क और दूसरा होता है मिलिंग परसेंट। तो हस्क जो होता है राइस में, हस्क जो होता है वो आपका लगभग 60 के आसपास परसेंट पाया जाता है, हस्किंग की जो रेशियो होती है, जबकि मिलिंग की रेशियो 50 से 55 होता है। मिलिंग में आता क्या क्या है, ध्यान से समझना। मिलिंग में आता है कि आपके पास क्या है, आपके पास पैडी है, ठीक, जिसको हम बोलते हैं धान। अब धान में से हमने दो चीज निकाल दिया, एक तो क्या निकाल दिया, इसका हस्क निकाल दिया और दूसरे इसके ब्रान निकाल दिए। हस्क निकाल दिया और ब्रान निकाल दिया तो हमको क्या मिल गया? राइस मिल गया। तो अगर हमारे पास 100 किलोग्राम पैडी था तो उसको अगर हम राइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमको 50 से 55 किलोग्राम ही केवल केवल राइस प्राप्त होगा। बाकी और क्या चीजें निकल जाएगा? बाकी थोड़ा सा हस्क निकल जाता है और थोड़ा सा ब्रान निकल जाता है। आपने देखा होगा जब कभी भी आप इसका मिलिंग कराते हो आप कभी भी पैडी का, तो आपने देखा होगा कि उसमें दो मशीन लगी होती हैं। एक मशीन को कहते हैं डिहस्कर, जो कि ऊपर का जो छिलका होता है राइस का वो निकालता है, और दूसरा होता है पॉलिशर जो थोड़ा सा पॉलिश करता है, जो दाने को थोड़ा सा चमकीला बनाता है जिससे कण निकलता है। तो उसको हम लोगों के यहाँ क्या कहते हैं? उसको कण कहते हैं, भूसी कहते हैं। ये जानवरों को खिलाया जाता है। और बाकी ये जो हस्क होता है इसको इसको यूज किया जाता है जलाने के लिए, जलाने के यूज किया जा सकता है, और इसके साथ साथ इसको इसका कागज बनाने में भी उपयोग किया जा सकता है। तो इन दोनों चीजों को निकाल देने के बाद 50 से 55 किलोग्राम राइस निकलता है। बोले तो हस्क और ब्रान कितना निकल रहा है? पूरा पूरा लगभग लगभग आपको 45 से 50 किलोग्राम आपका केवल और केवल ब्रान और हस्क निकल जा रहा है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स की बात करें तो इसका हार्वेस्टिंग इंडेक्स 0.4 होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर पूरा पैडी की जो पैदावार है वो 1 किलोग्राम है, तो आपको उसमें से क्या मिलेगा? उसमें से जो आपका पैडी का ग्रेन मिलेगा, बोले तो जो ग्रेन मिलेगा वो ग्रेन कितना मिलेगा? लगभग केवल और केवल आपको 400 ग्राम के आसपास मिलेगा। अगर आपका 1 किलोग्राम है तो 400 ग्राम केवल इसमें आपको धान मिलेगा। अब एक 1 किलोग्राम पैडी का क्या मतलब है? इसमें आपका क्या है? इसमें आपका ग्रेन है और इसके साथ साथ ग्रेन प्लस स्ट्रॉ। एक्स्ट्रा बोले तो जो वेजिटेटिव पार्ट होता है जिसमें आपका पत्तियां, डंठल, जड़ पूरी चीजें आती हैं। तो स्ट्रॉ और ग्रेन दोनों को मिला लो, जिसको हम पुआल बोलते हैं ना, तो धान का जो ग्रेन होता है उसको और पुआल दोनों को अगर जोड़ लोगे तो मान लो अगर 1 किलोग्राम पैदावार हो रही है धान और पुआल दोनों मिला के, तो उसमें 400 ग्राम आपको धान मिलेगा। बाकी 600 ग्राम आपको क्या मिल जाता है? 600 ग्राम में जड़ होती है, पत्तियां होती है, मतलब जो पुआल होता है वो आ जाता है। तो यही आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। पैडी को अगर हम क्लीन करते हैं तो उसमें क्लीन करने के बाद हमको क्या मिलता है? लगभग 2/3% ऑफ उसका वेट मिलता है। बोले तो 2/3% हमको क्या मिल जाता है? हमको राइस मिल जाता है, और बाकी 1/3 जो है वो 1/3 क्या निकल जाता है? हस्क निकल जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हस्किंग बोलते हैं। लगभग 70% इसमें हस्क निकलता है, 70% चावल निकलता है, ठीक। तो हस्क रेशियो इसमें 70 होता है। और हस्क निकलता कितना है? हस्क निकलता है इसमें 30%। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे सर जी मिलिंग भी था और हस्क भी था, तो मिलिंग परसेंटेज इतना है जबकि हस्क का परसेंटेज 70 है, ऐसा क्या है?
तो मिलिंग में आपको हस्क और ब्रान दोनों निकाला जा रहा था, जबकि आपका डिहस्किंग में केवल हस्क निकाला जा रहा है, इसमें आपका ब्रान नहीं निकाला जा रहा, मतलब चावल को पॉलिश नहीं किया जा रहा है। तो चावल को पॉलिश नहीं करेंगे तो परसेंटेज ज़्यादा हो ही जाएगा, तो 70% हो जाएगा, और अगर निकाल देंगे तो 50 से 55% हो जाता है। आगे बात करते हैं कि वैरायटी और जेनेटिक डिस्कवरीज के बारे में बात करें, तो इसमें जो डॉर्फिंगनेस जीन होता है, जो हमारी राइस की क्रॉप होती है, ये पहले बहुत बड़ी-बड़ी होती थी, बोले तो 1 मीटर और 1 मीटर से लेके 1.5 मीटर तक लंबाई की होती थी, जो वाइल्ड टाइप की वैरायटी हुआ करती धान की। लेकिन इसको बाद में धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट करते गए और आज के समय में हमको डॉर्फ वैरायटी राइस की देखने को मिलती है। तो राइस में जो डॉर्फनिंग आती है, यानी कि डॉर्फिंग इफेक्ट आता है, जो बौनापन आता है, वो किसकी वजह से आता है? वो एक जीन होता है जिसको डीजीवू जीन बोलते हैं। इसी डीजीवू जीन की वजह से राइस में डॉर्फनेस आती है। बात करते हैं एक वैरायटी की, वैरायटी का नाम है IR8। इसको मिरेकल ऑफ राइस भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फर्स्ट इंट्रोड्यूस वैरायटी। फर्स्ट इंट्रोड्यूस वैरायटी इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस वैरायटी थी। इसके बनाने की बात करें तो इसको बनाया गया था IRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है मनीला फिलीपींस में। वहाँ पर इस IR8 वैरायटी को बनाया गया था, जिसको मिरेकल राइस बोलते हैं, कि उसके क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी सी कम थी, इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था। इसको जो डेवलप किया गया था वो एक तो डिजीवू जीन है और एक पेटा जीन है। इन दोनों को आपस में क्रॉस करके ये IRI8 जो है, सॉरी, IR8 जो वैरायटी है, इसको बनाया गया था। इसको जो हमारा जो IR8 वैरायटी है, इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 1996 में, और ये नॉन फॉर हायर यील्ड देन TN1। TN जो वैरायटी है, TN1 इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1964 में। ये कहाँ पर बनाया गया था? IRRI में बनाया गया था। इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, यहाँ पर बनाया गया था। और इसको बनाया था किसने? जीवी गालम ने बनाया था। तो इस वैरायटी को इंडिया में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, जबकि IR8 वैरायटी को 1966 में मनीला फिलीपींस में बनाया गया था। और ये इस वजह से थोड़ा सा कंसिडरेबल हुई क्योंकि ये TN1 जो वैरायटी थी, इस TN1 वैरायटी से ज़्यादा प्रोडक्शन देती थी। बोले अगर ये 10 किलो प्रोडक्शन दे रही है तो ये 12 किलो प्रोडक्शन देती थी। जया इंडियाज ओन मिरेकल राइस होती है। ये जया जो है, ये इंडिया की खुद की मिरेकल राइस है, जबकि वर्ल्ड की मिरेकल राइस कौन सी है? वो IR8 है। जबकि जो जया है, जया ये पहली डॉर्फ वैरायटी थी जो कि डेवलप करी गई थी इंडिया में इंटर वैराइटियल प्रोग्राम के तहत। इसका जो रिजल्ट था वो TN1 और एक T141, दो वैरायटी थी। एक तो TN1 थी और एक T141 थी। इन दोनों का जो क्रॉस था, इन्हीं दोनों का क्रॉस करके आपकी जया वैरायटी बनाई गई थी, जो कि एक कैसी वैरायटी थी? जो कि फर्स्ट डॉर्फ वैरायटी इन इंडिया थी। तो ध्यान से समझना क्या क्या है। सबसे पहली इंडियन वैरायटी जो बनाई गई थी वो कौन सी वैरायटी थी? TN1 थी। सबसे पहली जो सबसे पहली जो डॉर्फ वैरायटी थी वो कौन सी थी? जया थी। सबसे पहली इंट्रोड्यूस वैरायटी जो थी वो कौन सी थी? IR8 थी। IR8 किसके क्रॉस से बनाई गई थी? डीजीवू जीन गुड़े पीटा जीन, इन दोनों के क्रॉस से बनाई गई थी। कहाँ पर बनाई गई थी? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस में। कब बनी थी? 1966 में बनी थी। और इसको क्यों कंसिडर किया जाता है बहुत अच्छा? क्योंकि ये इसकी जो यील्ड है वो TN1 से ज़्यादा है। TN1 वैरायटी कौन सी है? ये 1964 में बनाई गई थी। इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसको बनाया गया था। रिजल्ट की बात करते हैं तो हमारी जो जया वैरायटी है वो TN1 और T141 इन दोनों के क्रॉस से बनाया गया था, और आउट यील्डेड IR8, हेंस इट इज आल्सो मिरेकल राइस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको मिरेकल राइस बोलते हैं क्योंकि ये IR8 से भी अच्छा प्रोडक्शन देती थी। राइस की ट्रांसप्लांटिंग की बात करें तो अलग-अलग सीजन में अलग-अलग मेथड से जब हम राइस की नर्सरी को ग्रो करते हैं, तो उसके ट्रांसप्लांटिंग का टाइम भी अलग-अलग होता है। जैसे अगर हम खरीफ सीजन में राइस की ट्रांसप्लांटिंग के लिए नर्सरी उगा रहे हैं, तो इसकी नर्सरी जो 21 से 25 दिन की जो पुरानी नर्सरी होती है, जिसमें 3 से 4 पत्तियाँ होती हैं, वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। बोले तो जब 3 से 4 पत्तियाँ राइस के अंदर निकल जाए और 21 से 25 दिन की जो हमारी नर्सरी है वो हो जाए, तो उसी समय हम इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। रबी सीजन में लगभग 30 से 35 दिन लग जाता है नर्सरी को तैयार होने में। और जो हमारा SRI मेथड होता है, जिसको हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड बोलते हैं, इसमें बहुत ही यंग जो सीडलिंग होती है, बोले तो 10 से 12 दिन की जो सीडलिंग होती है, उसी को हम क्या करते हैं?
ट्रांसप्लांटिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। फिर हमारा है अगला डेपोग मेथड। तो डेपोग जो मेथड होता है वो इस तरीके का मेथड होता है जिसको हम डेपोग मेथड बोलते हैं, इसको मैट मेथड भी बोलते हैं। मैट मेथड किस तरीके से होता है, एक मैट नुमा यहाँ पर ग्रो किया, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ना, ये एक साथ ऐसे उखाड़ लिया जाता है ऐसे, और फिर इसको जो हमारा राइस की प्लांटिंग करने वाली मशीन आती है उसमें रख देते हैं, और उससे इस मशीने से हिस्सा इसका जो ट्रांसप्लांटिंग होता है वो हो जाता है। इस तरीके से जैसे मैट होता है ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे इसको जैसे टाइल के नुमा ऐसे निकाल लिया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऐसे टाइल के नुमा इसको इसे उजाड़ दे रहे हैं, फिर इसको मशीन में रख के इसकी जो ट्रांसप्लांटिंग है वो हो जाती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, डेपोग मेथड होता है। ये कितने दिन में तैयार हो जाता है, 11 से 14 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है इसकी। जो ड्राई लैंड एरिया वाला है यानी कि शुष्क सीजन में अगर हमको धान की खेती करनी है तो 30 से 35 दिन की में नर्सरी तैयार होती है। फिर एक बार रिवाइज करते हैं क्योंकि ढेर सारा हो गया। 21 से 25 दिन में खरीफ सीजन में तैयार हो जाता है जब 3-4 पत्तियां होती हैं। रबी सीजन में 30 से 35 दिन। ड्राई लैंड जो सीजन होता है उसमें भी 30 से 35 दिन। एसआरआई में 10 से 12 दिन और डेपोग मेथड में 11 से 14 दिन। तो इस चीज़ों को याद रखना, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेथड की बात करते हैं तो राइस कल्टीवेशन के कौन कौन से मेथड है। एक तो ड्राई मेथड होता है जिसको सेमी ड्राई या फिर अपलैंड कल्टीवेशन बोलते हैं, जहाँ पर हमारे पास पानी की थोड़ी सी कमी होती है वहाँ पर इस मेथड को लगाते हैं। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है, जो सबसे अच्छा भी माना जाता है, वो है वेट मेथड, बोले तो लो लैंड कल्टीवेशन, जहाँ पर पानी बहुत मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और यहाँ पर जो पानी है वो कम मात्रा में पाया जाता है। इसमें जो ड्राई लैंड जो इरिगेशन करते हैं राइस का, और ड्राई जो कल्टीवेशन करते हैं, ड्राई राइस की कल्टीवेशन करते हैं, उसमें दो मेथड होते हैं। एक तो ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सीड, जैसे गेहूं की हम ब्रॉडकास्टिंग करके ग्रो करते हैं उसी तरीके से धान की भी ब्रॉडकास्टिंग करके हम इसकी भी खेती कर सकते हैं। दूसरा है बिहाइंड द प्लाऊ, बोले तो जैसे बिहाइंड द प्लाऊ एक तरीके का मेथड होता है, आगे आगे हल चलता है और पीछे पीछे उसके अंदर सीड डाल दिया जाता है। जो हल चलेगा, हल एक ऐसे फाड़ के बना देगा एक लाइन, और उसी लाइन में फिर बाद में हम राइस के जो सीड होते हैं उसको डाल देते हैं और पीछे से फिर हम पाटा चला देते हैं और मिट्टी से ढक देते हैं इस राइस को। तो दो मेथड है, या तो आप ब्रॉडकास्टिंग कर दो जिस तरीके से गेहूं और सरसों की खेती करी जाती है उस तरीके से कर लो, और या तो फिर सोइंग द सीड बिहाइंड द प्लाऊ और ड्रिलिंग, इस मेथड से भी आप कर सकते हो। जो हमारा वेट या लो लैंड कल्टीवेशन है, इसमें ट्रांसप्लांटिंग इन पडल्ड फील्ड, जो हमारी पहले पडलिंग करते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पलेवा करना। इसमें खेत में पहले हम कम से कम 5 से 7 सेंटीमीटर पानी भर देते हैं और इसके बाद फिर इसमें ट्रैक्टर चलाते हैं। तो ट्रैक्टर चलाने से क्या होता है कि मिट्टी जो होती है वो पानी के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती है। फिर इसमें हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, नर्सरी से जो पौधा उखाड़ेंगे उसको लाकर फिर यहाँ पर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। दूसरा है ब्रॉडकास्टिंग स्प्राउटेड सीड इन पडल्ड फील्ड। जो हमारी पडल्ड फील्ड होती है इसमें पानी हम कम कर देते हैं, जैसे 5 से 7 सेंटीमीटर, तो इस तरीके से पहले पडलिंग कर लेंगे। पडलिंग करने के बाद पूरा जो पानी है उसको निकाल लेंगे, और निकाल लेने के बाद जो 3 से 4 दिन के जो अंकुरित सीड होता है, हल्का सा क्या होता है, अंकुरित जो सीड होता है, इसी को हम यूज कर लेते हैं इसके सोइंग में। तो क्या करते हैं, इसको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। अंकुरित सीड रहेगा 3-4 दिन से अंकुरित हुआ रहता है, उसको ले जाते हैं और खेत में हम उसको छिड़क देते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं। तो ये दो मेथड होते हैं, एक ड्राई होता है और एक वेट वाला मेथड होता है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका जो सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पर मेरा पेड कोर्स दिया गया है, वीडियो एक दिख रही होगी, यहाँ पर हमारा पेड कोर्स है। इस वीडियो को आप देख के हमारा जो 1000 रुपये का अल्टीमेट एग्रीकल्चर का बैच है इसको आप खरीद सकते हो। आपको अच्छे से इसमें सभी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, कैसे कैसे क्या क्या करना है आपको इस वीडियो में देख के सब कुछ पता चल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, इस प्लेलिस्ट को आप अच्छे से देखो और अपना नॉलेज बढ़ाओ। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।